हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तानी मोस्ट ब्रूटल टॉर्चर 6 इंडियन भाई जो सोल्जर थे ना, उन पर बहुत कमाल की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं भाई। 12 जून 1999 हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर पालमपुर में तिरंगे में लिपटा एक पार्थिव शरीर उतरता है। एक 22 साल के लड़के का पार्थिव शरीर, पर उसका चेहरा इस हालत में है कि खुद उसके माँ बाप उसे पहचान नहीं सकते। पहचानता है उसका छोटा भाई, और वो भी सिर्फ एक आईब्रो से, क्योंकि चेहरे पे बस वही एक चीज बची है। ये लड़का लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ था। इस लड़के को पाकिस्तानी फौज ने जिंदा पकड़ा था। कसूर सिर्फ इतना कि वो अपने हिस्से की एक रूटीन पेट्रोलिंग पे गया था, और अगले 22 दिन पाकिस्तानियों ने इस लड़के के साथ वो किया जो जंगली जानवर भी नहीं करते। तो सब हड्डियां तोड़ चुके थे, आंखें बाहर निकाल के लटक रही थी यहाँ गाल के ऊपर। जब हमने पूछा साहब ये लाश की हालत कैसी हुई, तो बोला साहब जंगली जानवर है। अबे जंगली जानवर ने नहीं किया, तुम जंगली जानवरों से बदतर हो। जिस लड़के की मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ वो लड़का है कैप्टन सौरभ कालिया। सौरभ कालिया की वो कहानी हमें याद रखनी चाहिए। तो मेरे लिए ऑपरेशन विजय जीत की गूंज से पहले सौरभ कालिया की वो चीख भी मुझे सुना। न कोई शिकवा न कोई सवाल था, बस वतन के लिए एक वादा था। माँ की आंखों का वो तारा था, जैसे घर का सबसे प्यारा था। जिस मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ, उसी में हम इस सांसों में भी गुरूर देखकर पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके कानों में गर्म लोहे की सलाखें आर पार कर दी गई, पर्दे फाड़ दिए गए, उसकी आंखें फोड़ी गई और फिर बाहर निकाली गई, वैसे जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकाला जाता है। उसके दांत तोड़े गए, हाथ की हड्डियां तोड़ी गई, पूरे जिस्म को सिगरेट लगा लगा के जलाया गया। बॉडी एकदम छोटी हो गई थी क्योंकि सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए, और जब इतना करने के बाद भी उस लड़के ने अपने देश का एक भी राज नहीं उगला, तो उसके सर में गोली मार के उसे शहीद कर दिया गया। मैं लौटूं या न लौटूं तुम संभाल लेना। उस लड़के की नौकरी को सिर्फ 5 महीने हुए थे। पहली सैलरी अभी तक अकाउंट तक में नहीं आई थी। माँ बाप ने अपने उस बेटे को कभी वर्दी तक में नहीं देखा था, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर में, जहां एक पंजाबी परिवार में सौरभ का जन्म हुआ था। पर सौरभ की परवरिश अमृतसर में नहीं हुई, उनकी परवरिश हुई हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में पालमपुर। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई जन्म पंजाब में हुआ तो परवरिश हिमाचल प्रदेश में कैसे हो रही है? इसका सीधा सा रीजन था पापा की जॉब। सौरभ के पापा डॉक्टर NK कालिया एक साइंटिस्ट थे, और उनकी जॉब थी पालमपुर में CSIR के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ हिमालय के पौधों पर रिसर्च होती है। इसी जॉब की वजह से पूरा परिवार अमृतसर से उठकर पालमपुर आ बसा। घर में थे पापा, माँ विजय कालिया, सौरभ और उनसे छोटा एक भाई वैभव। हाँ, वही छोटा भाई जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। जिस शहर की गलियों में सौरभ बड़े हुए थे, किस्मत ने पहले से ही लिख रखा था कि इनकी कहानी भी इसी शहर में खत्म होगी। खैर, पालमपुर में सौरभ की परवरिश एकदम साधारण मिडिल क्लास तरीके से हुई। घर में पढ़ाई का माहौल था, और सौरभ पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे। DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर से पढ़े, हर क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास की, और स्कॉलरशिप्स तो जैसे उनकी आदत बन गई थी। 1997 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से अपनी BSc कंप्लीट की। 6 फीट 2 इंच लंबे, फिट और पढ़ाकू। सौरभ चाहते तो कोई भी सेफ करियर चुन सकते थे, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पापा की तरह। पर उन दिनों सौरभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा सपना जो उन्हें किताबों से नहीं, वर्दी से प्यार करना सिखा था, और वो सपना था इंडियन आर्मी का। ग्रेजुएशन पूरी होते ही सौरभ ने CDS का एग्जाम दिया। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, वो एग्जाम जिसे पास करके ग्रेजुएट लड़के फौज में ऑफिसर बनते हैं। सौरभ ने ये एग्जाम निकाला, और अगस्त 1997 में वो पहुंच गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वही एकेडमी जहां इस देश के आर्मी ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ 1.5 साल वो ट्रेनिंग चली जो एक आम लड़के को फौजी बनाती है। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, गिरना, उठना और फिर से दौड़ना। और फिर आई वो तारीख 12 दिसंबर 1998। इस दिन 22 साल के सौरभ ऑफिशियली इंडियन आर्मी के ऑफिसर
बने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। उन्हें मिली 4 जाट रेजिमेंट, इंडियन आर्मी के सबसे पुराने और सबसे डेकोरेटेड इन्फेंट्री परिवारों में से एक। अब बस घर से विदाई बाकी थी और घर से निकलते वक्त सौरभ ने अपनी माँ से एक ऐसी बात कही थी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने कहा था कि माँ देखना, मैं ऐसा काम कर जाऊंगा कि एक दिन पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। जनवरी 1999 में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपनी जिंदगी की पहली पोस्टिंग पर पहुंचे। जगह का नाम कारगिल। आज ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जंग की तस्वीरें आती हैं, पर जनवरी 1999 में किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बर्फ से ढकी हुई ये जगह कुछ ही महीनों में पूरे देश की हेडलाइन बनने वाली थी, क्योंकि सरहद के उस पार इंडिया की नजरों से दूर साजिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। पर कारगिल एग्जैक्टली है क्या? देखो, ये है अपना इंडिया। इंडिया के सबसे ऊपर वाले हिस्से में ये रहा जम्मू कश्मीर, और इसी एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम पास बसा है एक छोटा सा पहाड़ी शहर कारगिल। वैसे आज के टाइम में कारगिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, पर 1999 में ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। और कहा जाता है कि कारगिल नाम का मतलब ही होता है बीच की रुकने वाली जगह, क्योंकि पुराने जमाने में ये श्रीनगर, लेह और स्कर्दू जैसे शहरों के बीच का क्रॉस रोड था। श्रीनगर और लेह तो तुम जानते हो, और स्कर्दू यानी कारगिल के पास का एक और बड़ा पहाड़ी शहर जो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में आता है। इस नाम को याद रखना, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी देर में आने वाली है। तो इन तीनों शहरों के बीच से गुजरने वाला व्यापारी अपने काफिले कारगिल में रोककर आराम किया करते थे। मतलब कारगिल हमेशा से ही रास्तों का शहर था, और यही बात आगे जाकर इसकी किस्मत भी लिखने वाली थी। अब ज्योग्राफी समझो, क्योंकि इसी ज्योग्राफी में पूरी कहानी छुपी है। कारगिल समंदर से करीब 9000 फीट ऊपर है, और इसके आसपास की पहाड़ियां 16 से 18000 फीट ऊंची हैं। यहाँ की सर्दी का अंदाजा इस बात से लगा लो कि कारगिल के पास का एरिया द्रास दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगहों में गिना जाता है, जहाँ टेम्परेचर -40 तक गिर जाता है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर दोनों के बीच झगड़े की जड़ बन गया। 1948 की पहली जंग के बाद दोनों देशों के बीच एक लाइन खींच दी गई। इस लाइन ने कारगिल को इंडिया में रखा, पर कारगिल के ही बगल वाला स्कर्दू पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। हालत ये थी कि कई परिवारों के रिश्तेदार तक इस लाइन के आर पार बट गए। फिर 1971 की जंग हुई, इंडिया जीता, और 1972 के शिमला समझौते में इसी लाइन को नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी। एलओसी कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ये बस वो लाइन है जहां दोनों देशों की फौज आमने सामने खड़ी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के लिए कारगिल इतना कीमती क्यों है? क्योंकि कारगिल के ठीक नीचे से गुजरता है नेशनल हाईवे 1, वो सड़क जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। पूरे लद्दाख तक राशन, डीजल, दवाई और फौज का सारा सामान इसी एक सड़क से जाता है। यहाँ तक कि सियाचिन ग्लेशियर पर बैठे हमारे फौजी भी इसी सड़क के भरोसे जिंदा हैं। अब सोचो, तुम्हारे घर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, और उस रास्ते के ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पे कोई दुश्मन बैठ जाए तो वो जब चाहे तुम्हारा राशन पानी बंद कर सकता है। बस यही कारगिल की असलियत है। जो इन चोटियों पे बैठा है वो नीचे वाली सड़क का मालिक है। इसलिए ये रूल गांठ बांध लो, पहाड़ों की जंग में जो ऊपर है वही राजा है। और अब वो आखिरी बात जिसने इस पूरी कहानी का दरवाजा खोला। इन पहाड़ों की सर्दी इतनी खतरनाक है कि यहाँ हर चोटी पे साल भर फौज बिठाना मुमकिन ही नहीं था। ऐसे इलाके जहाँ सर्दियों में ना कोई फौजी बैठता था, ना कोई पेट्रोलिंग पहुंच पाती थी, और ऊपर से मार्च 1999 में इतनी भारी बर्फबारी हुई कि कक्सार सेक्टर में इंडिया को अपनी एक आगे वाली पोस्ट भी खाली करनी पड़ी। उस पोस्ट का नाम था बजरंग पोस्ट। इस नाम को भी याद रखना, क्योंकि ये नाम इस कहानी में वापस आने वाला है। और 1999 की उस सर्दी में पाकिस्तान ने इन खाली जगहों का वो फायदा उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस सर्दी में हुआ क्या, अब वो ध्यान से समझो। पाकिस्तानी फौज ने चुपचाप एलओसी पार की और इंडिया की पोस्टों के बीच के इन्हीं खाली गैप से अंदर घुसना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते गए जहां इंडिया की नजर नहीं पड़ती थी, और फिर ऊपर ऊंची चोटियों पे पहुंचकर उन्होंने अपने बंकर और अपने मोर्चे खोदने शुरू कर दिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हजारों ट्रेंड फौजी करीब 150 किलोमीटर लंबे इलाके में 130 से ज्यादा अपने खुद के मोर्चों और पोस्टों पे कहीं कहीं तो इंडिया के अंदर 4 से 10 किलोमीटर तक घुस गए। इस पूरे प्लान का नाम था ऑपरेशन बद्र, और इस प्लान का दिमाग था पाकिस्तान का उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ। अब तुम पूछोगे कि पाकिस्तान के उस वक्त के पीएम नवाज शरीफ को इस सब की खबर थी या नहीं। इस पर आज भी बहस होती है, पर इंडिया की कारगिल रिव्यू कमेटी यानी वो सरकारी कमेटी जिसने जंग के बाद इस पूरे मामले की जांच की थी, उसका मानना है कि नवाज शरीफ को इस प्लान का मोटा मोटा आइडिया जरूर था। पर इस प्लान में एक ट्विस्ट था जो इसको और भी घटिया बनाता है। पाकिस्तान ने अपने फौजी भेजे तो सही, लेकिन उनकी वर्दी उतार के। ये सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, पर उन्हें कपड़े पहनाए गए आर्म फाइटर्स जैसे। क्यों? ताकि अगर दुनिया पूछे तो पाकिस्तान अपने हाथ खड़े कर दे कि भैया ये हमारे फौजी थोड़ी हैं, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन है। मतलब अपने फौजियों को अपना मानने से इनकार करने का प्लान पहले दिन से ही तैयार था। और ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि यही झूठ आगे जाकर सौरभ की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बनने वाला है। और अब इस प्लान की टाइमिंग सुनो, खून खोल जाएगा। फरवरी 1999 यानी ठीक उसी वक्त इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, अमन की कस्में खाई गई थी। एक तरफ लाहौर में दोस्ती के गीत गाए जा रहे थे, और ठीक उसी वक्त कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी फौजी चढ़ रहे थे। प्लान बिल्कुल साफ था, गर्मियां आते ही जब इंडियन फौज अपनी पोस्टों पे वापस आएगी तो ऊपर से गोलियां बरसेंगी। और याद करो वो रूल, पहाड़ों में जो ऊपर है वही राजा है। इन चोटियों से पाकिस्तान NH1 हाईवे काट देता, लद्दाख और सियाचिन इंडिया से अलग हो जाते। यानी इंडिया के लिए चेकमेट की पूरी तैयारी कर दी थी इन लोगों ने। बस इंतजार था तो सिर्फ एक चीज का
बर्फ पिघलने। मई 1999 बर्फ पिघलना शुरू हुई और इंडियन आर्मी अपनी गर्मियों वाली पोस्ट पर वापस जाने की तैयारी करने लगी। पर 3 मई 1999 को कारगिल के बटालिक सेक्टर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी साजिश का पर्दा उठाना शुरू कर दिया। वहां का एक लोकल चरवाहा ताशी नामग्याल अपना खोया हुआ याक ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसने अपने बाइनोक्यूलर से ऊपर की तरफ चोटियों की ओर देखा तो उसके हाथ कांप गए। ऊपर कुछ लोग काले कपड़ों में बंकर्स खोद रहे थे। ताशी नामग्याल ने भाग के ये बात इंडियन आर्मी को बताई। ये था वो पहला अलार्म जिसने इंडिया को इस साजिश की खबर दी। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, उस वक्त किसी को भी पाकिस्तान के इस घुसपैठ का अंदाजा ही नहीं था। एग्जैक्ट स्केल का अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी कितना अंदर घुस चुकी है। आर्मी को लगा कि हर साल की तरह मुट्ठी भर आतंकवादी घुस आए होंगे, इनको हम 2-4 दिनों में खदेड़ देंगे। किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि ऊपर कुछ आतंकी नहीं बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज बैठ चुकी है। और सब जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, पेट्रोलिंग, यानी छोटी छोटी टीम्स को पहाड़ों पे भेजना, ये देखने के लिए कि ऊपर कौन है, कितने लोग हैं और कहां तक घुसे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में पेट्रोलिंग्स भेजी जाने लगी। इनमें से एक सेक्टर था कक्सार। कक्सार यानी कि कारगिल टाउन के बिल्कुल पास एलओसी से आता हुआ एक इलाका जिसकी ऊंची चोटियों के ठीक नीचे से वही NH1 हाईवे गुजरता है। यानी अगर दुश्मन कक्सार की चोटियों पर बैठ गया तो वो सीधा लद्दाख की लाइफलाइन के सिर पे बैठ गया। और कक्सार में ये पता लगाने की जिम्मेदारी जिस रेजिमेंट के हत्थे आई वो रेजिमेंट थी 4 जाट रेजिमेंट। वही 4 जाट रेजिमेंट जिसमें कुछ हफ्ते पहले ही एक नए नौजवान ऑफिसर ने अपनी पहली पोस्टिंग पाई थी, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया वापस आ चुके हैं इस कहानी में और यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। अब कक्सार सेक्टर में 4 जाट रेजिमेंट का काम था यह पता लगाना कि उनके इलाके की चोटियों पे क्या चल रहा है। और यह काम जितना आसान सुनाई देता है उतना ही खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पेट्रोलिंग का मतलब है 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना, जहाँ ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है और हर चट्टान के पीछे मौत छुपी हो सकती है। मई के पहले 2 हफ्तों में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया 3 बार पेट्रोलिंग पे गए। 3 बार वो उन खतरनाक चढ़ाइयों पे चढ़े, दुश्मन की पोजीशंस देखी और वापस आकर अपनी रिपोर्ट्स दी। और यही रिपोर्ट्स थी जिन्होंने इंडिया को पहली बार बताया कि कक्सार में मामला मुट्ठी भर आतंकियों का नहीं है, घुसपैठ बहुत बड़ी है। इसी वजह से आज भी हिस्ट्री में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को वो पहला आर्मी ऑफिसर माना जाता है जिसने कारगिल की इस घुसपैठ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी। एक 22 साल का नौजवान जिसे अभी फौज में आए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, वो नौजवान इस देश पे आने वाले इतने बड़े खतरे का सबसे पहला गवाह बनने वाला था। और फिर आया 15 मई 1999। उस दिन एक और पेट्रोलिंग जानी थी बजरंग पोस्ट की तरफ। बजरंग पोस्ट यानी कक्सार सेक्टर में इंडिया की एक आगे वाली पोस्ट करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पे बैठी हुई। और हाँ, ये वही बजरंग पोस्ट है जिसे मार्च 1999 की भारी बर्फबारी में खाली करना पड़ा था। और इस पेट्रोलिंग का काम था वहां जाकर ये चेक करना कि उस इलाके में दुश्मन कहां तक घुस चुका है। 15 मई 1999 की सुबह बजरंग पोस्ट की तरफ 6 लोग निकलते हैं। सबसे आगे 22 साल के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथ 4 जाट रेजिमेंट के 5 जवान, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भंवरलाल बगड़िया, सिपाही भीखाराम, सिपाही मूलाराम और सिपाही नरेश सिंह। इन 5 के नाम भी उतने ही ध्यान से सुनो जितना ध्यान से सौरभ का नाम सुना, क्योंकि जो कुछ भी आगे होने वाला है वो इन 6 के साथ होने वाला है। एक बात और, इन 5 में से 4 राजस्थान की मिट्टी से थे और 1 उत्तर प्रदेश की मिट्टी से था। सब नौजवान, सबके घरों में कोई ना कोई इंतजार कर ही रहा था। खैर, पेट्रोलिंग आगे बढ़ती है। 14,000 फीट की चढ़ाई, सीने में जलती हुई सांसें और चारों तरफ फैली खामोश बर्फ। तभी अचानक ऊपर की चोटियों से गोलियां बरसना शुरू हो जाती। दुश्मन ऊपर पहले से बैठा है और याद करो वो रूल कि पहाड़ों में जो ऊपर है वही राजा है। इस बार ऊपर दुश्मन था। 6 लोग नीचे खुले में गिर चुके हैं, फिर भी ये 6 जवाब देते हैं। घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। 6 लोग वर्सेस इनके सामने थी एक पूरी पाकिस्तानी फौज। पर इन 6 के पास गोलियां लिमिटेड होती हैं। धीरे धीरे एमिनिशन खत्म होने लगता है। रेडियो पे बेस कैंप में खबर भेजी जाती है कि रीइंफोर्समेंट भेजो, यानी कि और फौजी भेजो, हमें मदद चाहिए। पर मदद पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी फौजियों की पूरी प्लाटून इन 6 के 6 को घेर लेती है। गोलियां खत्म, रास्ता बंद और चारों तरफ दुश्मन। 15 मई 1999 के उस दिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 जवान जिंदा पाकिस्तानियों के हाथ लग जाते हैं। और उसके बाद इन 6 जवानों का कोई अता पता नहीं चलता। उधर बेस कैंप पे रेडियो के दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। रीइंफोर्समेंट वाली टीम जब वहां पे पहुंची तो उन्हें कोई नहीं मिला। ना उन 6 के हथियार मिले, ना वो 6 जवान मिले, ना कोई सुराग मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये 6 लोग हवा में भूल गए हों। इंडियन आर्मी ने पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिन रात तलाश चलती रही पर उन 6 जवानों का कोई सुराग नहीं मिला। और इसी तलाश के दौरान आर्मी को वो दिखा जिसने सबकी नींद उड़ा दी। ऊपर की चोटियों पे सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी बैठे हुए थे पूरे हथियारों के साथ। अब जाकर इंडिया को समझ आना शुरू हुआ कि ये घुसपैठ कितनी बड़ी है। पर अपने 6 बेटों की पहली खबर इंडिया को कहां से मिली, ये सुनकर तुम्हारा खून खौल जाए। ये खबर किसी इंडियन सोर्स से नहीं आई, ये खबर आई रेडियो स्कर्दू से। रेडियो स्कर्दू यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके का एक रेडियो स्टेशन, उसी स्कर्दू शहर से जो 1948 में पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। इस रेडियो पे ऐलान हुआ कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के 1 ऑफिसर और 5 जवानों को जिंदा पकड़ लिया। सोचो जरा, अपने ही 6 बेटों के दुश्मन के द्वारा पकड़े जाने की खबर हमको पहली बार दुश्मन के ही रेडियो से मिलती है। पर इस खबर में एक उम्मीद भी छुपी थी, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने का सिंपल सा मतलब होता है
कि वापस आने की उम्मीद है। जंग में भी कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के मुताबिक जिंदा पकड़े गए फौजियों को, जिंदा पकड़े गए सोल्जर्स को सही सलामत वापस लौटाना पड़ता है। घर वालों ने भी यही सोचा और इंतजार शुरू हो गया। अब वो रूल्स क्या थे वो समझो। लगभग दुनिया के सारे देश एक समझौते पर ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन मतलब कि जंग की एक लिखित किताब, और ये किताब तय करती है कि युद्ध चाहे कैसा भी हो लेकिन इंसानियत की एक लाइन कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इन रूल्स के हिसाब से जंग में पकड़े गए फौजियों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है, यानी पीओडब्ल्यू। और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ क्या नहीं हो सकता ये भी सुन लो। उसे मारा नहीं जा सकता, उसे टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उसे खाना, पानी और इलाज देना जरूरी है। जंग खत्म होने के बाद उसे सही सलामत उसके देश में भेजना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये, इस जिनेवा कन्वेंशन पे इंडिया ने भी साइन किया हुआ है और पाकिस्तान ने भी। मतलब कागज पे सौरभ और उनके 5 जवानों की गारंटी पाकिस्तान खुद दे चुका था। पर अब वो झूठ याद करो जो ऑपरेशन बद्र के वक्त से बोला जा रहा था। पाकिस्तान दुनिया से कह रहा था कि कारगिल में तो उसकी फौज है ही नहीं, वहां तो कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान इन 6 को प्रिजनर ऑफ वॉर मान लेता तो इसका मतलब ये होता कि वहां पर पाकिस्तान की फौज है और दुनिया के सामने उसका झूठ खुल जाता। इसलिए पाकिस्तान ने वो किया जो शर्म की हद से भी नीचे था। उसने इन 6 जवानों को कभी भी ऑफिशियली प्रिजनर ऑफ वॉर माना ही नहीं। हाँ, रेडियो पे ऐलान जरूर हुआ था लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान ने इन 6 को कभी भी प्रिजनर ऑफ वॉर माना ही नहीं, ना कभी भी ऑफिशियली इंडिया को इनके बारे में कोई सूचना दी। पर अब इस समझौते की सबसे बड़ी बात सुन लो। इसके हिसाब से कोई भी फौजी जिस पल दुश्मन के हाथ लगता है उसी पल से ये सारे रूल्स उस पर अपने आप लागू हो जाते हैं। ये रूल्स पकड़ने वाले की मर्जी पर डिपेंड करते ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी के स्टेटस पे शक हो तब भी जब तक कोई फैसला ना हो जाए उसे ये पूरी प्रोटेक्शन मिलती रहती है। मतलब एकदम साफ है, पाकिस्तान इन 6 को प्रिजनर ऑफ वॉर कहे या ना कहे, कानून इन 6 के साथ उसी पल खड़ा हो चुका था जिस समय ये लोग दुश्मन के हाथ लगे थे। पाकिस्तान दुनिया के सामने सिर्फ अपना झूठ बचा रहा था और अपना वही झूठ बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी वो ढाल ही तोड़ दी जो ढाल इन 6 को बचाने वाली थी। उधर पालनपुर में और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इन 5 घरों में इंतजार चल रहा था। अब रोज यही सोचकर खुद को संभाल रहे थे कि बेटा अभी जिंदा है, वापस आ जाएगा। उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे उस वक्त किस हाल में हैं। 15 मई से 7 जून पूरे 22 दिन। इन 22 दिनों में दुश्मन की कैद के अंदर इन 6 के साथ क्या हुआ इसका कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई जिंदा गवाह नहीं है। पर जब इन 6 जवानों के पार्थिव शरीर वापस आए तो इनका एक एक जख्म खुद गवाही दे रहा था कि इन 6 के साथ उन 22 दिनों में पाकिस्तानियों ने क्या क्या किया होगा। ये वो सच है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में दर्ज है और जिसे इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने रखा था। पाकिस्तानी फौज को इन 6 के 6 जवानों से इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इंडियन आर्मी की पोजीशंस क्या हैं, कितने फौजी कहां तैनात हैं, आगे का प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। और इस इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तानियों ने हर वो तरीका अपनाया जो एक बार के लिए शैतान भी सोचने से पहले कांप जाए। इन 6 जवानों को दिन रात मारा पीटा गया, जलती हुई सिगरेट से इनके शरीरों को दागा गया, इनके नाखून उखाड़ लिए गए, इनके दांत तोड़ दिए गए, एक एक करके इनकी हड्डियां तोड़ी गई, गरम लोहे की सलाखें इनके कानों के आर पार कर दी गई। और इनकी आंखों के साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं। इनके होठ काट दिए गए, इनकी नाक काट दी गई और इनके प्राइवेट पार्ट्स तक काट दिए गए। और ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, ये 22 दिनों तक हुआ, हर दिन हर रात। अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो कि इतना सब होने के बाद भी इन 6 ने अपने देश की कोई भी बात इनको नहीं बताई, ना पोजीशंस बताई, ना प्लान्स बताए, ना राज खोले। दुश्मन के पास ताकत थी, वक्त था और जुल्म के सारे हथियार थे, पर इन 6 के पास एक वो चीज थी जो दुश्मन कभी तोड़ ही नहीं पाया, देश के लिए वफादारी। और जब 22 दिनों बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि ये 6 कभी नहीं टूटेंगे तो उन्होंने वही किया जो कायर करते हैं, इन 6 के सरों में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। 7 जून को इन 6 जवानों की शहादत हुई और 9 जून 1999 को पाकिस्तान ने इनके पार्थिव शरीर इंडिया को सौंप दिए। जब इंडियन आर्मी ने वो 6 शरीर वापस इंडिया में देखे तो एक मजबूत से मजबूत सिपाही की आंखें भर आई, क्योंकि सामने जो रखा हुआ था वो जंग में शहीद फौजियों के शरीर लग ही नहीं रहे थे। वो जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं उनकी एक खुली किताब थी। इनका पोस्टमार्टम करवाया गया, यानी डॉक्टर्स ने शरीर की पूरी जांच की ताकि ये पता चल सके कि मौत कैसे और कब हुई। इस जांच ने वो कंफर्म कर दिया जिससे पूरा देश कांप उठा। डॉक्टर्स ने लिखा कि ये सारी चोटें, ये सारे जख्म मरने के बाद के नहीं थे, ये सब तब किया गया था जब ये 6 जवान जिंदा थे और गोली सबसे आखिर में मारी गई थी। मतलब पहले 22 दिन तड़पाया गया और जब जिस्म ने साथ छोड़ दिया तब उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 10 जून को ये सच देश के सामने आ गया, अखबारों में हेडलाइंस छपी और पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा। हर घर में, हर नुक्कड़ पे बस एक ही सवाल था कि क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है। पर इस गुस्से के बीच उन 6 के 6 परिवारों पे वो पहाड़ टूट रहा था दुख का जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तिरंगे में लिपटे 6 पार्थिव शरीर अपने अपने घरों की तरफ रवाना किए गए, 4 राजस्थान की तरफ, एक उत्तर प्रदेश की तरफ और एक हिमाचल प्रदेश की तरफ। और अब मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं वहीं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, कैप्टन सौरभ कालिया का घर पालमपुर। पालमपुर को लोग चाय के हरे बगीचों वाला शांत शहर कहते हैं। 9 जून की उस दोपहर करीब 2 बजे दूरदर्शन पे वो खबर आ गई जो कोई माँ बाप कभी सुनना ही नहीं चाहते थे। शहीदों के पार्थिव शरीर वापस आ चुके थे और फिर कालिया परिवार के घर पे भी वो फोन आ गया जिसका डर
हर फौजी के घर वालों के सीने में हमेशा धड़कता रहता है। और फिर आई वो तारीख 12 जून 1999, दिल्ली से सौरभ का पार्थिव शरीर पालमपुर लाया गया और उस दिन इस शहर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अब तुम्हें इस वीडियो के पहले सीन का पूरा दर्द समझ आएगा। जिन आंखों ने अपने बेटे को पहली बार गोद में देखा था, वो आंखें अपने उस बेटे का चेहरा आखिरी बार देख ही नहीं पाई, क्योंकि चेहरा बचा ही नहीं था। और छोटे भाई वैभव के हिस्से में आया दुनिया का सबसे भारी काम, अपने बड़े भाई को पहचानना, वो भी सिर्फ एक आईब्रो से। उस दिन पूरा पालमपुर अपने घर से बाहर निकल आया। करीब 8000 लोग अपने इस बेटे को आखिरी सलामी देने उमड़ पड़े और चाय के उन हरे बगीचों के बीच एक तिरंगा धीरे धीरे अपने घर की तरफ चला। फिर आए वो 3 जख्म जो वक्त आज तक नहीं भर पाया। कुछ ही दिनों में सौरभ के अकाउंट में उनकी पहली सैलरी क्रेडिट हुई, पर जिस बेटे ने उसे कमाया था वो अब दीवार पर टंगी एक तस्वीर बन चुका था। फिर कागजों में उनका नाम भी बड़ा हो गया, लेफ्टिनेंट से कैप्टन। पर यह खुशखबरी सुनने के लिए सौरभ अपने परिवार के बीच थे ही नहीं, इसलिए देश आज उन्हें कैप्टन सौरभ कालिया कहता है, पर वो अपना ये नाम पूरा कभी भी नहीं सुन पाए। और फिर चुपचाप कैलेंडर में 29 जून आ गया। उस दिन सौरभ 23 साल के होने वाले थे। सिर्फ 20 दिन का फासला था उनकी शहादत और उनके जन्मदिन के बीच, पर अब उनकी उम्र वहीं रुक गई, हमेशा के लिए 22 साल पे। अब सवाल ये कि इंडिया ने क्या किया। 15 जून 1999 को इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफिशियल नोटिस दिया कि तुमने जेनेवा कन्वेंशन तोड़ा है, दोषियों को सजा दो। पाकिस्तान ने साफ इंकार कर दिया। बैटलफील्ड पे इंडिया ने अपना जवाब दे दिया। कारगिल युद्ध के बाद एक एक चोटी वापस छीनकर 26 जुलाई 1999 को भारत देश ये जंग जीत गया। इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और अब किस्मत का वो खेल सुनो जो रोंगटे खड़े कर देता है। जिस जंग में, जिस ऑपरेशन में सौरभ शहीद हुए, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और सौरभ की मां का भी नाम था विजय कालिया। पर कोर्ट रूम वाला इंसाफ आज तक अधूरा है। सौरभ के पिता डॉक्टर एन.के. कालिया पिछले 27 सालों से लड़ रहे हैं। उन्होंने हर सरकार को चिट्ठियां लिखी। 2012 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि इंडिया इस केस को आईसीजी ले जाए। आईसीजी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जहां देश एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ते हैं। पर यहाँ एक कड़वा ट्विस्ट है। इंडिया के अपने पुराने लीगल स्टैंड के हिसाब से वो कॉमनवेल्थ देशों के साथ ऐसे डिस्प्यूट्स आईसीजे में आसानी से ले जा ही नहीं सकता, और पाकिस्तान कॉमनवेल्थ मेंबर है। पिटीशन 2016 में एडमिट हुई, फिर सालों तक कोई हियरिंग नहीं हुई और अप्रैल 2026 में फैमिली को अर्ली हियरिंग के लिए फिर से एप्लीकेशन डालनी पड़ी। और जख्म पे नमक ये कि इतना कुछ होने के बाद भी, देश की कोई भी बात ना बताने के बाद भी, आज तक सौरभ कालिया को और उन 5 जवानों को कोई भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। यहां तक कि शुरुआती सालों में जब परिवार ने अपने ही बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि ये एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। उस रिपोर्ट की डिटेल्स बाद में सुप्रीम कोर्ट के कागजों के जरिए देश के सामने आई। और पाकिस्तान 2012 में पाकिस्तान के उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर दिल्ली में खड़े होकर बोले कि हमें नहीं पता वो पाकिस्तानी बुलेट से मरा या फिर मौसम से। और अब आखिरी बात, ये वीडियो मैंने जानबूझकर आज इंडिपेंडेंस डे के दिन पब्लिश की है, क्योंकि आज मैं तुमसे व्यूज नहीं कुछ और मांगना चाहता हूं। मैंने एक ट्वीट किया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। उस ट्वीट के जरिए हम सरकार के सामने एक सीधी सी डिमांड रख रहे हैं कि कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को उनकी शहादत का गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। और तुम्हें बस इतना करना है, उस ट्वीट को खोलो, उसे लाइक करो, रिपीट करो और अपने थॉट्स के साथ रिपोस्ट करो। एक्स पे यानी ट्विटर पे सरकार के हैंडल्स को टैग करके इस मुद्दे पे बात करो। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाओ और वहां भी टैग करो। आज आजादी के दिन इन 6 शहीदों के लिए एक लहर खड़ी कर दो, क्योंकि खुद सोचो, जिन 6 जवानों ने देश के लिए तड़पते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन उन 22 दिनों में एक भी राज नहीं खोला, क्या वो 6 के 6 जवान गैलेंट्री अवार्ड्स भी डिजर्व नहीं करते? और जिस परिवार का बेटा देश के लिए इतना कुछ सह गया, क्या वो परिवार 27 साल बाद भी इंसाफ के लिए ऐसे ही भटकता रहेगा? सौरभ ने अपनी मां से वादा किया था कि वो एक दिन देश के लिए कुछ ऐसा बड़ा करेगा कि दुनिया उसकी बात करेगी। वो वादा सौरभ ने पूरा कर दिया, देश के लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन अब सरकार की बारी है उस नाम के साथ सम्मान जोड़ने की। ये देश इन 6 का कर्जदार है और आज हम सब मिलकर वो कर्ज थोड़ा सा उतार सकते हैं। इन 6 नामों को कभी मत भूलना। कैप्टन सौरभ कालिया अमर रहें, ये 6 नाम अमर रहें। जय हिंद। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों को कैसे उड़ाया था। भारत ऐसे यार बहुत कमाल की वीडियो थी और सैड भी वीडियो थी, क्योंकि इमोशनल बहुत ज्यादा एक स्टोरी थी। लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये एक चीज चलती रही है। अब कल एक सर्वे हुआ है भाई, इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, या उनके जो थॉट्स हैं वो क्या है कहते हैं, मतलब कि उनके अंदर ये क्या चीज है जो एक इस चीज को बढ़ावा देती है। तो उसमें भाई एक इंडिया में जो सर्वे हुआ है ना, मतलब कि 74% जो लोग हैं ना वो पाकिस्तान से हेट करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो इधर जो सर्वे हुआ है ना उसमें ये है कि भाई 19% जो लोग हैं ना वो मतलब कि इंडिया से हेट करते हैं। मतलब कि टोटली 100% आप कर लें, जो एक 10% है
वो आउट ऑफ कंट्री में रह रहा है। तो यार एक बिलीव ही नहीं होता कि ये लोगों के अंदर एक कितनी मतलब कि नफरत है, ये कितने एक नफरत के सताए हुए लोग हैं। और सबसे जो बड़ी बात है ना भाई, हम इंडिया ने आज तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, कोई मतलब कि उन्होंने इनको टच भी नहीं किया या इनका कोई नुकसान नहीं किया जिस पर एक वार स्टार्ट हो या वार उन्होंने स्टार्ट की। कोई हिस्ट्री में मतलब कि कोई उन्होंने ऐसा कदम ही नहीं उठाया, क्योंकि उनकी एक ये चीज रही है कि हमने भाई छेड़ने नहीं है किसी को, चाहे जो भी आस पास कंट्री दे ले। इंडिया ने आज किसी कंट्री पर मतलब कि अटैक नहीं किया, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने भाई हर अटैक किया, हर जंग इन्होंने छेड़ी और वो जंग एक भाई हारे भी हैं। बाकी सबसे जो बड़ी एक मिसाल है ना, जो भी उन्होंने भाई हमारे सोल्जर पकड़े हैं ना, उन्होंने आज तक ऐसे ब्रूटल भाई उनको मतलब के टॉर्चर किए ही नहीं है। कोई एक प्रूफ भी दिखा दो हमारे भाई जो ये गद्दर की जंग में इतने इन्होंने सरेंडर किए थे, उन्होंने एक बंदे को टच नहीं किया, उनको खिलाते रहे इतने सालों तक, 4-5 साल तक आपने मतलब के देश का एक खिलाते रहे, किसी ने इतना टॉर्चर नहीं किया। दूसरी आप 65 की बात है देख लें, मतलब कि और भी एक जो हमारा पायलट था उसको इन्होंने इंडिया ने भाई 5 साल रखा, किसी ने ब्रूटल भाई टॉर्चर नहीं किया। लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये तो भाई एक हवानियत है। आप अगर मतलब कि कुछ भी एक चीज चाहते हैं ना तो आप इतना मतलब कि सोल्जर को एक ब्रूटल नहीं एक टॉर्चर कर सकते। ठीक है सब मारते हैं, वो चीज एक चलती रहती है दोनों साइड पर, लेकिन ये एक होती है भाई हेट जो कि हर एक बंदे में फैला रही है और हर एक बंदा इस चीज को भाई हेट कर रहा है। खास करके पाकिस्तान के लोग भाई इस चीज को बुलावा दे रहे हैं और हमारे पल्ले भी अब कुछ नहीं रहा। ये बात है ना, इनको बुक्स में शुरू से ये सिखाया गया कि आपने भाई इंडिया को हेट करना है, इंडिया को हेट करना, आप उनके खिलाफ यार बुक से हटकर इनके दिमाग में ये चीजें बिठाएगी जो आप कह रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं। शुरू से इनको भाई जो किताबें हैं या जो चीजें इनको बताई जाती हैं, सब में न्यूज में देख लें, जहां भी देख लें, यहाँ पे सबको भाई एंटी इंडिया बताया के जरिए समझाया जाता है कि आप भाई एंटी इंडिया बने, इंडिया के खिलाफ बातें करें और सारा कुछ करें। आप ये देखें कि कारगिल वार में भाई देख लें कि उन्होंने एक इंडियन जो है पीएम वो आए हुए हैं पाकिस्तान वायदा करने के लिए, आने वाला फ्यूचर संवारने के लिए अच्छी अच्छी भाई चीजें लेके आए हैं कि आप हमारे साथ ये कुछ करें, हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे साथ ट्रेड करें। वो बंदे देख लें कि इन्होंने यहाँ से अपने आर्मी भेजी है। और बाकी ये देख लें कि उन्होंने वार तो चलो लड़ी, जो अपने सोल्जर थे उनकी इन्होंने भाई लाशें भी नहीं ली वापस। ये कह दिया कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है, ये मतलब कि वो मुजाहिद थे, दहशतगर्द है, आप भाई जाने और ये जाने। और बाकी जो वो उनके साथ सौरभ कालिया जी के साथ देख लेंगे, इन्होंने यार क्या कुछ नहीं किया। कान में वो गर्म राड डाले, आंखें निकाल दी, आंखें नोच ली, कान नाक जो है वो काट दिया, प्राइवेट पार्ट काट दिए, उनके साथ इतना जुल्म किया, इतना टॉर्चर किया, नाखून काट दिए, दांत भाई जो है वो उखेड़ दिए। देख लें कि 20 दिन उनके साथ क्या क्या नहीं होता रहा हर रोज। और एंड पे उन्होंने गोली मार के भेज दी और बाद में ये कह दिया कि जानवरों ने किया, ये हमने कुछ किया ही नहीं इनको। गोली फिर भी माथे में कहां से आपने मार लिया है। बाकी भाई वो सारा कुछ इन्होंने मुद्दा डाल दिया कि ये दहशतगर्द थे, आप जाने और दहशतगर्द जाने। तो ब्रूटल टॉर्चर करते ये बिल्कुल स्कर्दू के ना साथ लगती है। ये जो कारगिल है ना, बिल्कुल वो एक पहाड़ी है, पहाड़ी की दूसरी साइड पे ये कारगिल है और एक साइड पे स्कर्दू है। बिल्कुल यार, एक सर ने बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है और ये है कि भाई इंडिया के बहुत ये जो जवान है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि देख लें पूरे 22 दिन उनके साथ उन्होंने एक जंग ही लड़ रहे थे वहाँ बैठे बैठे कि उनके दिन रात उनके ऊपर एक जुल्म हो रहा था। एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि आप बस हमें ये बता दें कि वहाँ वो ठिकाने कहाँ क्या है, उनका आगे मिशन क्या है, राज क्या है, ये सारी चीज़ें बता दें। अगर वो ये बता देते तो देख ले कि जो बहुत ज़्यादा जो एक इंडिया पाकिस्तान वहाँ से जो है ना एक एडवांटेज उठा सकता था और एक आगे बढ़कर जो है ना एक अटैक कर सकता था। लेकिन उन्होंने भाई इतना ज़्यादा जुल्म सह लिया, इतना ज़्यादा उनके साथ जो जुल्म हुआ वो सारा सहते रहे, लेकिन उन्होंने भाई अपनी तरफ से बताया नहीं है। ये उनकी एक हिम्मत है। लेकिन यार इस हद तक देख ले कि एक जो सिग्नेचर हुए है, सारा कुछ हुआ हुआ है, जो भी आपके एक सोल्जर है ना उनको एक वापस करना है या अगर कोई भी उसका कसूर है या वो चीजें देखनी है यार अगर आप जिंदा पकड़ते हैं तो आपको वापस करना पड़ता है, ये हर तरफ रूल चलता है। लेकिन उन्होंने भाई कुछ भी नहीं ये किया।
एक देख ले कि 6 के 6 को एक ऐसे मारा कि भाई उनके घर वाले भी नहीं पहचान पाए कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, ये हैं कौन, ये इस तरह मौलवी करके भेजा है। इधर मौलवी एक भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज देखें कि भाई जाहिर बात है, जैसे उनके घर वाले भाई, और अभी 22 साल उम्र है बेचारा, अपना घर वालों ने तो यही आस लगाई थी कि भाई पकड़ा गया वापस आ जाएगा। तो इनका हक भी बनता था कि भाई उसको, ठीक है इन्होंने टॉर्चर करना है, टॉर्चर करने के तो और भी तरीके हैं, ये नहीं कि भाई जो एक अपना गर्म करके राड जो है वो उसके कानों के अंदर से घुसेड़ना, दोनों कानों के पर्दे फाड़ जाएं, उसके दांत तोड़ने, उसकी हड्डियां तोड़नी, उसकी आंख निकाल लेना, ये कोई तरीकाकार नहीं है। ठीक है, हर जगह पर ये चीज होती है कि भाई पूछताछ के लिए जारी बात है उनको थोड़ा बहुत टार्चर करना पड़ता है, लेकिन ऐसी टार्चरिंग नहीं है कि भाई अगले बंदे के उजू ही आप काट रहे हैं और ये टार्चरिंग कहाँ पर हो रही है। लेकिन उन्होंने इसीलिए ये चीज भाई नहीं मानी थी, क्योंकि उनको पता था कि हमने जो उधर फौजी खड़े किए हुए हैं उनको तो हमने सिविल कपड़े दिए हुए हैं, और जब भी कोई मसला बनेगा हम बोलेंगे हमने, ये तो मुजाहिदीन है, हम तो बरी हो जाएंगे। तो वही काम उन्होंने किया। लेकिन उस उनके घर वाले बेचारे यही सोचते रहे कि जब फौजी वालों ने उनको इतला दी थी कि आपके बच्चे जो हैं वो पकड़े गए हैं, तो जाहिर बात है उनको यही थे कि भाई ये बच्चे वापस आ जाएंगे, और उन्होंने पकड़ दिए, कोई मारे नहीं गए, ना कोई उनको और कोई मसला बना है। तो जाहिर बात है, जैसे भाई वो सर्दियों का सीजन आता है तो गर्मियों में लोग वहां पर बड़ी मुश्किल से रह पाते थे, तो उन्होंने जाहिर बात है भाई वहां से नीचे आए और उन्होंने बोला कि सर्दी में अपना गर्मी में फिर चले जाएंगे। तो उसके बाद जो इन्होंने ये काम किया है, उधर से वाजपेयी साहब इधर आए हुए थे पाकिस्तान में, वो नवाज शरीफ के साथ मिलनी कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि भाई हम दोस्ती का एक हाथ बढ़ाते हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन पीछे से मुशर्रफ साहब ने भाई सारा काम नहीं चला दिया। इस तरह भाई वीडियो कमाल के ये देखे कि भाई जो विजय कालिया है ना, उसने भाई अभी तक उसकी जो पहली तनख्वाह है ना वो भी भाई नहीं घर पहुंची है, कुछ ही देर हुई थी, लेकिन भाई वो पाकिस्तान की फौज में जैसे ही आता है तो उधर भाई उसके साथ जुल्म देखो कि कितना हुआ गया। उसके भाई अपना कानों में भाई वो राड गर्म कर कर घुसा देना, या उनकी भाई आंखें निकाल देना, या प्राइवेट उनके जो पार्ट वो काट देना, ये कौन सा है कि भाई या ठीक है आपने पकड़ लिया है क्या, उसको वैसे सजा दें, उनको कैद कर लें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उनके भाई इतना बड़ा जुल्म करें और फिर उनको भाई लास्ट में गोली मार दें और फिर उधर भेज दें, फिर कह दें कि ये मुजाहिदीन का काम है। क्या मुजाहिद का क्या काम आ गया भाई, पकड़ा आपने है क्या, आप उनके साथ इतना जुल्म कर रहे हैं और इल्जाम किसी पर लगा रहे हैं, ये तो कोई तरीका भी नहीं है क्या। सही है, समझ रहा हूँ। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई देखो ना ये चीजें इनके बारे में जो है ना वो मतलब पहले 71 का आप देख ले, वहां से ये अंदाजा हो गया था कि ये किस तरह की इनकी मेंटेलिटी है, और पीछे से ये जो मुगल्स वगैरह उधर करते रहे भाई, वहां से इन्होंने भी सीखा है कि ये एक तरीका कार आजमाओ। और हमारे लोग जो इधर पाकिस्तान के लोग हैं वो इनसे भाई एक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है ना वो हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे, या हमें कोई मतलब एक अच्छा माहौल फराहम करेंगे, या इनके अंदर हमारे लिए कोई रहम है, हमारी बेदली के लिए, गरीबों के लिए ये कोई रिलीफ देंगे। तो ये सबसे बड़ी भाई एक हमारी भूल है, ये सबसे पहले अपना भाई सोचते हैं, उसके बाद आगे सिर्फ एक अवाम को जिस तरह वो मतलब एक गुलामों को एक जिंदा रखने के लिए थोड़ी बहुत रोटी फेंकी जाती है ना, तो इस तरह करके इन्होंने ये सीन रखा हुआ है। तो सेम टू सेम इनसे भाई कोई किसी की अब ये तो एक 6 बंदे हैं जो उन्होंने पकड़े थे, उसके अलावा एक और कैदी इन्होंने पकड़ा था पंजाब से, उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। वो भाई एक बेचारा जो है ना वो जो है ना एक किस्म का उसके मतलब चेहरे के अंदर वो जो है मतलब एक्टर है हुड्डा सर या हुड्डा इस तरह का उनका नाम है, उन्होंने उसके ऊपर मूवी बनाई हुई है। तो उनका भाई एक उनके होंठ तक खुशक हो गए, पानी नहीं देते थे, मतलब इस हद तक उनके साथ इन्होंने जुल्म किया। तो सेम टू सेम इसी तरह की वो जो मेंटालिटी है। पाकिस्तान शादी करने आया था, शादी करने नहीं आया था, हाँ शादी करने शायद शादी आया जो है वो लव स्टोरी पर हाँ, हाँ, उसका वही है। बहुत इन्होंने बुरा हाल था। किया। ऐसे ही है, तो वो भाई तो मतलब ये कि ऐसे कई केस हैं जिसमें एक इनकी मेंटालिटी सामने आई हुई है, लेकिन है भाई उनके साथ उन्होंने बहुत जुल्म किया। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक।